फ्रेंड्स, वेलकम टू तन क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस मार्गदर्शक चैनल, आपके सहभागी, सफलता के सहगामी चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नंदन है और वेलकम है। दोस्तों, हम पिछले 2-3 दिनों से कुछ अलग चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सामाजिक विकास हो गया, उसके सूचक हो गए, आर्थिक विकास के सूचक हो गए। दोस्तों, एक और चीज बच गई है विकास की, जो कि राष्ट्र के विकास को सीधी सीधी परिलक्षित करती है, प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है। जो आज मैं टॉपिक पे बात करने वाला था, जिस विषय पर, वह सीधा प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि अमुक देश में कितनी प्रगति, कितनी उन्नति, कितना विकास हो रहा है। तो दोस्तों, उसे हम कहेंगे राजनीतिक विकास। दोस्तों, राजनीतिक विकास क्या है, कितना हो रहा है, यह दोस्तों बहुत ही जटिल है बताना, क्योंकि राजनीतिक विकास की अवधारणा उतनी ही जटिल है जितना कि मानव शरीर की संरचना, उससे भी ज्यादा कहीं। दोस्तों, तो समझने के लिए हमें उसके कुछ अर्थों को जानना जरूरी होगा। आर्थिक विकास के विभिन्न अर्थ हैं, उनमें है, यदि हम निष्कर्ष निकालें तो ये निकलता है कि राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही राजनीतिक विकास है, और इस अर्थ में यह प्रगति का सूचक है। इसे राजनीतिक परिवर्तन भी कहा जाता है। दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना, क्या यही राजनीतिक विकास है? यदि नहीं, तो फिर क्या है राजनीतिक विकास? इसे समझाने के लिए या इसे समझने के लिए हमें कुछ जो परिभाषाएं हैं उस पर गौर फरमाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले यह देखना पड़ेगा कि कुछ जो राजनीति के ज्ञाता है, राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति शास्त्र है, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, जैसे कि रुपर्ट एमर्सन है, उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास है। दोस्तों, राजनीतिक विकास होगा तभी तो आर्थिक विकास होगा, क्योंकि राजनीतिक विकास का मतलब है राजनीतिक सोच में बदलाव। बदलाव में सोच या सोच में बदलाव, दोनों ही विकास की मेन केंद्र बिंदु है, मुख्य केंद्र बिंदु है। कुछ विचारक इसे औद्योगिक समाजों की राजनीति से जोड़ते हैं। यदि राष्ट्र में औद्योगिक विकास हो रहा है, इसका मतलब उस देश का राजनीतिक विकास हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक सोच पर ही निर्भर करता है कि देश का कितना औद्योगिक विकास होगा। उसके बाद बात आती है, अधिकतर राजनीतिक विज्ञान या विद्वान इसका संबंध आधुनिकीकरण से जोड़ते हैं। कुछ इसका अर्थ राष्ट्रीय या राज्य, तो कुछ प्रशासनिक का कानूनी विकास से जोड़ते हैं। दोस्तों, राज्य का विकास अंततः राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का विकास अंततः चहुमुखी विकास। तो इससे भी कई लोग इसको जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, कुछ यह मानते हैं कि राजनीतिक दिशा में परिवर्तन या अच्छाइयों की ओर परिवर्तन या दशा और दिशा में बदलाव राजनीतिक विकास का द्योतक है, परिचायक है। दोस्तों, और भी कुछ परिभाषाएं हैं जो राजनीतिक विद्वानों ने दी है, उन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके विचारों में समानता तो है, लेकिन जो उन्होंने परिभाषाएं दी वे कमोबेश कुछ विशेषताओं को दर्शा देते हैं। तो हम जान लेते हैं कि राजनीतिक विकास पर राजनीतिक विद्वानों ने क्या क्या विचार या मत दिए हैं। दोस्तों, पहला है ऑमंड पोवेल के अनुसार, ऑमंड पोवेल ने कहा है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्धि, विविधीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। दोस्तों, यदि राजनीति में या राजनीतिक क्षेत्र में वहां की पब्लिक, वहां की जनता, वहां के नागरिक का विश्वास है,
तो राजनीतिक विकास है। दोस्तों, यदि राजनीतिक विकास नहीं हुआ, इस परिभाषा के अनुसार यदि लोगों का विश्वास नहीं हुआ, आम जन का विश्वास यदि गद्दी नशीन पदासीन दल में नहीं हुआ, तो राजनीतिक विकास कभी नहीं होगा, क्योंकि अस्थिरता घर कर जाएगी। तो दोस्तों, जरूरत किस चीज की है? इस परिभाषा के अनुसार देखें तो यदि राजनीतिक परिवेश में आम जन का विश्वास है और आम जन के सोचने की जो गति है या सोच विचार का जो मंथन का प्रकार है वह विकासात्मक है, प्रगति सूचक है, तो यह राजनीतिक विकास का द्योतक है। उसके बाद अल्फ्रेड डायमंड के अनुसार राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। एक ऐसी प्रक्रिया है राजनीतिक विकास जिससे कि जो राजनीतिक उद्देश्य है, लक्ष्य है, राजनीतिक जो भी हमारे कार्य हैं उन सबको करने की और उन्हें प्राप्त करने की और महत्व को दर्शाने की शक्ति होती है। वो यह दिखाते हैं कि राजनीतिक विकास यदि हो रहा है तो किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। यदि देश का आर्थिक विकास हो रहा है, यदि सामाजिक विकास हो रहा है या धार्मिक विकास हो रहा है, तो सभी में राजनीतिक विकास परिलक्षित होगा। क्योंकि सेंटर में क्या है? जनतंत्र या लोकतंत्र है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, तो यही तो राजनीति है। राम राज्य, यही तो राजनीति का विकास है। राम राज लागू होना, यही सच्चा राजनीतिक विकास है। उसके बाद बात आती है मैकेंजी के अनुसार राजनीतिक विकास समाज में उस स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होना है। इसका मतलब हो गया कि राजनीतिक विकास का मतलब हो गया उन मानदंडों को, उन मूल्यों को हासिल करते हुए एक अनुकूल व्यवस्था का निर्माण करना जिससे कि राजनीतिक क्षेत्र है वो आगे से आगे उत्तरोत्तर विकास करता रहे, यह इसका अर्थ है। उसके बाद एस.एन. जेनसेटेड के अनुसार राजनीतिक विकास के अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न परिवर्तनशील राजनीतिक मांगों और संगठनों का आत्मसात करने की योग्यता हासिल है। इसके अंतर्गत उन नवीन परिवर्तनशील समस्याओं को हल करने का कौशल भी शामिल है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था जन्म देती है या जिन्हें बाह्य स्रोतों से आत्मसात करना होता है। दोस्तों, क्या होता है? राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नियोजित ढंग से राष्ट्र के विकास के लिए उन्मुक्त है, या हम यूं कहें कि राजनीतिक विकास से आशय उस कौशल से है जो कि राष्ट्र के विकास या समाज के विकास या राजनीतिक विकास के लिए एक अभूतपूर्व योगदान के रूप में उभर कर सामने आता है। जॉन टी डोशी के अनुसार, जॉन टी डोशी ने क्या कहा है? राजनीतिक विकास उन शक्तियों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं में परिवर्तन की तरफ संकेत है जो सामाजिक व्यवस्था के शक्ति रूपांतरण स्तरों में परिवर्तन के सहभागी हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह हो गया कि राजनीतिक विकास है वो उस तरफ संकेत करता है कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वे राजनीतिक विकास के कारण ही है। यदि सामाजिक विकास में अभिवृद्धि हो रही है, इसका मतलब हो गया राजनीतिक विकास भी सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। तो ये हो गया डोशी के अनुसार। अब है जागबराय के अनुसार राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण व राजनीतिक संस्थाकरण का जोड़ है। दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण ही राजनीतिक विकास है। ये सटीक बैठता है, क्योंकि दोस्तों एक वक्त था जब हम बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव या इलेक्शन संपन्न करवाते थे, लेकिन अब
हम नवीन प्रौद्योगिकी से लेस उन्नत प्रौद्योगिकी वाली ईवीएम मशीनें काम में लेते हैं और सशर्त निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देते हैं कि चुनाव है वो गारंटीड हुए हैं। ये तो राजनीतिक विकास है। शांति, सुरक्षा, सरलता के साथ चुनाव संपन्न होना राजनीतिक विकास का ही एक संकेत है। उसके बाद बात विलियम एम चैम्बर्स के अनुसार राजनीतिक विकास को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ना माना जा सकता है जिसमें कि उन समस्याओं के संचालन की क्षमता हो जिनका उसे सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यदि राजनीतिक विकास हो रहा है, राजनीतिक प्रगति हो रही है, राजनीतिक मूल्यों का विकास हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें उन क्षमताओं का विकास हो रहा है जो कि राजनीतिक समस्याओं का सामना करने के लिए तत्पर होता है। उसके बाद जो व्याख्या है राजनीतिक विकास की, उसके बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक विकास की उस धारणा को कहते हैं जिसमें कि संपूर्ण विकास की बात की जाती है। और दोस्तों, यदि हम अंत में ये कहें कि राजनीतिक विकास की परिभाषा कोई एक नहीं हो सकती, मुंडे मुंडे मति भिन्न है, तो क्या है, राजनीतिक विकास की अवधारणा, परिभाषा अलग अलग है, लेकिन सबका मत एक है। मत एक क्या है? मत एक यही है, राजनीतिक विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें उन मूल्यों का विकास होता है जो कि उन समस्याओं का सामना करने के लिए कौशल क्षमता का विकास करते हैं, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन पनपती जाती है, दिन प्रतिदिन मुंह उठाए खड़ी है और शीश उठाती रहती है। उन सबको कुचलने के लिए जिन शक्तियों और क्षमताओं का विकास राजनीतिक क्षेत्र में हो रहा है, यही राजनीतिक विकास है। दोस्तों, सही अर्थों में तो यही राजनीतिक विकास है। अब हम राजनीतिक विकास की धारणा जो है वो उसके आधार पर ये जान लेते हैं कि कौन कौन से आधार है जिनके आधार पर हम राजनीतिक विकास की जो धारणा है उसे हम बांट सकते हैं। पहले भौगोलिक स्तर पर। दोस्तों, भौगोलिक स्तर पर जो है उसका मेन क्या है मैं बता दूं। इसके अंतर्गत किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन तथा उनके प्रभावों को भौगोलिक विकास कहा जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, राज्य बड़ा है, संचालन या राजनीतिक रूप से उसका संचालन थोड़ा दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो क्या किया जाता है, उस राज्य के जिले के रूप में अलग अलग भाग बना दिए जाते हैं ताकि संचालन का कार्य सरल हो सके। तो दोस्तों, भौगोलिक सीमा रेखा है वह रहती तो वही है, लेकिन उनका संचालन सरल तरीके से हो सके इसलिए उसे अलग अलग भूभागों में बांटकर संचालन के तरीके को सरल बना दिया जाता है। उसके बाद है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब है राजनीतिक पक्षों और परिणामों के अध्ययन को राजनीतिक विकास व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आधुनिकीकरण का प्रभाव देखा जाता है। दोस्तों, आए दिन हम राजनीतिक विकास में नई नई चीजें देखते हैं, नए नए मूल्यों का उदय होना देखते हैं। दोस्तों, ये क्या है, व्युत्पत्ति का सिद्धांत है कि आवश्यकता के अनुसार, आधुनिकीकरण के अनुसार नए नए मूल्य राजनीतिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसके बाद है प्रकार्यात्मक। समाज में संस्था, मूल्य, नेतृत्व आदि की आवश्यकता कतिपय कार्यों के लिए होती है। ऐसी आवश्यकता राष्ट्र विकास बन जाती है। और दोस्तों, यही मूल्य जो है प्रकार्यात्मक मूल्य है जो कि किसी कार्य को अधिक सबल, अधिक सक्रिय और अधिक क्षमता के साथ वो उसका संपूर्ण कार्य करते हैं या कार्य प्रतिपादन करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, कुछ क्षमता, कुछ विकास के मूल्य
कुछ मान्य मूल्य हैं जो कि राजनीतिक विकास के लिए जो कार्य तय किए गए थे उनमें अपना योगदान देते हैं। उसके बाद बात आती है लक्षण क्या है या विशेषताएं क्या है, राजनीतिक विकास की विशेषताएं क्या है, इसे हम जान लेते हैं। दोस्तों, राजनीतिक विकास की कुछ व्याख्याएं हैं, जैसे भूतपूर्व उपनिवेशों में की यह मान्यता थी कि विकास का अर्थ अंतरराष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय आत्मसम्मान और गौरव है। दोस्तों, इससे भी सभी वाकिफ होंगे कि भारत जैसे राष्ट्र के लिए पिछला जो एक दशक रहा है या जो अभी चल रहा है वह बड़ा ही गौरव और सम्मान का काल रहा है, क्योंकि एक ऐसा वक्त था। अब देखिए दोस्तों, राजनीतिक विकास की बात आपके तब कह रहा हूं मैं, एक ऐसा वक्त था जब हमें या हमारे राजनीतिकों या पदासीन जो पदासीन थे उनको वीजा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, जो राजनीतिज्ञ थे। लेकिन आज का युग क्या है, सामने से वीजा आते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और विकास व विस्तार की बात कीजिए और हमारे यहाँ पे भी राजनीतिक विकास को गति प्रदान कीजिए। तो दोस्तों, राजनीतिक विकास की ही एक झलक है दोस्तों, जो कि पिछले एक दशक नहीं 1.5 दशक से देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसके अलावा उन्नत और प्रगतिशील समाजों में यह सामान्य विचार है कि राजनीतिक विकास का आशय राष्ट्रवादोत्तर युग पोस्ट नेशनलिज्म है से है, जबकि राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक जीवन की आधारभूत इकाई नहीं रहेंगी। दोस्तों, होता क्या है, यदि राष्ट्र और राजनीति एकमेव हो गए तो विकास नहीं हो पाएगा, उसे स्वयं के जीवन से अलग रखना होगा। और यही वजह है कि जो पिछला 1.5 डिकेड है, 1.5 दशक है, उसमें जो राजनीतिक विकास हुआ है, राजनीतिक मूल्यों का विकास हुआ है, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकता है। और दोस्तों, हमारे राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक विकास में जो परचम फहराया है, जिन राजनीतिक आक्रांताओं पर लगाम लगाने की कोशिश की है, वह भारतीय राजनीतिक विकास की ही एक झांकी प्रस्तुत करती है। दोस्तों, बात करते हैं कि विशेषताएं क्या है राजनीतिक विकास की। पहला है सामान्यता के प्रति सामान्य दृष्टिकोण। दोस्तों, क्या होता है, जब राजनीतिक विकास हो रहा होता है तो आम जन को एक दृष्टि से देखा जाता है। एक दृष्टि से देखने का मतलब कि देश में जितने भी लोग हैं वो उनका जो मत है उनको महत्व दिया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि वहां का नागरिक सक्रिय होना चाहिए। यदि सामान्यता के प्रति सामान्य दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है तो नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे सक्रिय नागरिक की भूमिका का निर्वहन करें। दोस्तों, यह बड़ी ही विडंबना है और बड़ा ही शोचनीय विषय है कि आज के पढ़े लिखे नौजवान ये चाहते ही नहीं है कि उनका सक्रिय योगदान राजनीति में हो, क्योंकि दोस्तों, जो चुनाव होते हैं उनमें जो वोटिंग का परसेंट है, मताधिकार का प्रतिशत है, वह यह परिलक्षित करता है, यह प्रत्यक्ष बताता है कि जो प्रतिशत गिर रहा है वह युवाओं की वजह से गिर रहा है। देश में युवा शक्ति तो बहुत है अच्छी तादाद में, लेकिन जब मताधिकार की बात आती है तो मताधिकार का प्रतिशत 100 में से 20 या 25% ही रहता है। ये राष्ट्रीय विकास नहीं है दोस्तों, यह राष्ट्रीय हवास हो रहा है, जिसका खामियाजा एक दिन संपूर्ण राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। तो पहला क्या विशेषता, सामान्यता के प्रति सामान्य दृष्टिकोण, यथासंभव राजनीतिक विकास में अपना योगदान दिया जाना, स्वयं का योगदान देना। यह नहीं सोचना कि मेरे वोट से क्या हो जाएगा। यदि ये सभी सोचने लग गए तो कोई वोट देगा ही नहीं, कोई मताधिकार का प्रयोग करेगा ही नहीं। तो दोस्तों, हमें सामान्य दृष्टिकोण अपनाना है, हमें हमारी सोच के अनुसार वोट देना, क्योंकि मताधिकार हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, यह लोकतंत्र में मिलता है।
प्रजातंत्र में मिलता है। जनतंत्र की एक खासियत है कि वह मताधिकार का अधिकार मिलता है हर नागरिक को, जो कि 18 साल या उससे ज्यादा का है। दोस्तों उसके बाद आती है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कार्य संपन्नता में निहित है उन परिस्थितियों पर लगाम कसने के लिए है, जो कि राजनीतिक विकास के लिए तो नुकसानदेह है ही, और साथ ही राष्ट्र के विकास में, चहुमुखी विकास में भी एक बाधक के रूप में उभर कर सामने आती है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। जो क्षमता है उसका विकास, जो उसके मूल्य है उनका विकास, यह सारा राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के विकास या राजनीतिक विकास की ओर हमें इंगित करते हैं। उसके बाद विभिन्नीकरण और विशेषीकरण, यह संस्थाओं और संरचनाओं में पाया जाता है, क्योंकि कार्यालयों से यह पता लगता है कि वहां पर श्रम विभाजन होता है, और श्रम विभाजन के आधार पर राजनीतिक विचारों को मान्यताएं मिलती है, और राजनीतिक विचार जब एक अच्छे स्वरूप में ढलकर सामने आते हैं तो एक मताधिकार का नया वातावरण बनता है, और वातावरण बनने के फलस्वरूप एक नई सोच का जन्म होता है, और पुरानी प्रथाओं और सोच को उखाड़ फेंकने का एक जज्बा पैदा होता है। उसके बाद आती है बात, अतः विभिन्नीकरण में जटिल संरचनाओं और प्रक्रियाओं का एकीकरण भी निहित है, अर्थात यदि विभिन्नीकरण है तो उसमें एकीकरण भी होना चाहिए। यही राष्ट्र विकास की प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है। उसके बाद है दोस्तों जागवार आयोग के अनुसार कुछ विशेषताएं हैं, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान हैं। उनके अनुसार राजनीतिक विकास परिचर्या के रूप में है, वेरिएबल्स के रूप में है। वेरिएबल्स क्या होता है? यदि राजनीतिक विकास है तो उस देश का चहुमुखी विकास है। दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, या स्वतंत्र और निर्भर। तो दोस्तों क्या है, राजनीतिक जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर है। वो एक बताता है, उसमें यदि विकास, उसमें वृद्धि होती है तो ये बताता है चर कि उस देश का चहुमुखी विकास कैसा हो रहा है, उस देश का जो वातावरण है कैसा है, कार्य कुशल है या नहीं है। उसके बाद बात आती है राजनीतिक विकास एक राजनीतिक दिशा के रूप में। दोस्तों क्या होता है, यदि राजनीतिक विकास को हमें जानना है तो हम ये देख लेंगे कि राजनीतिक दिशा कैसी है, वहां पे क्या दंगे हो रहे हैं, क्या वहां शांति है, क्या वह राजनीतिक स्थिरता है। यदि यह सब कुछ है तो वह राजनीतिक विकास हो रहा है। उसके बाद है राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में जो निरंतर चलती रहती है। दोस्तों जैसे शरीर में ब्लड अनवरत चलता रहता है, रक्त का प्रवाह अनवरत होता है, सांसों का प्रवाह अनवरत है, वैसे ही देश में राजनीतिक प्रक्रिया है वह अनवरत, गतिशील, अविरल चलने वाली प्रक्रिया है। ये विशेषताएं किसकी है? राजनीतिक विकास की है, या राजनीतिक विकास की ये परिभाषाएं कही जाती है। उसके बाद राजनीतिक विकास में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी है, जिनको हमें जानना आवश्यक है, कि राजनीतिक विकास में वो बाधाएं कौन सी है जिनको हम दूर कर, यदि हम उनको दूर कर लेते हैं तो राजनीतिक विकास हमारे सामने होता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। तो समस्या कौन सी है? राज्य निर्माण संबंधी समस्या, राज्य व्यवस्था का अपने क्षेत्र के बाहर और अंदर तक प्रवेशन करना पड़ता है और उनका एकीकरण करना पड़ता है। दोस्तों क्या होता है, किसी भी राष्ट्र के अंदर राज्य की सीमाओं का अंकन करना, राज्य की सीमाओं का निश्चितीकरण करना या सीमाओं का आवंटन करना, और समय समय पर जरूरत पड़ने पर वो राज्य बनाना, राज्यों का निर्माण करना, राज्य गठन की अनुमति प्रदान करना, ये बहुत ही कठिन है, जटिल समस्या है, जो कि राजनीतिक विकास में बाधक बनती है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो चाहे आम जन के कारण हो। उसके बाद है निष्ठा और प्रतिबद्धता विषयक समस्याएं। दोस्तों क्या होता है, जब राजनीतिज्ञ
चुनकर आते हैं, राजनेता चुनकर आते हैं, तो आम जन की यह उनसे अपेक्षा रहती है कि वे उनके विकास के लिए कुछ कार्य करेंगे। उन्हें जिन उद्देश्य के लिए आगे भेजा गया है या नेतृत्व के लिए उन्हें सौंपा गया है, तो दोस्तों वो काम करें। ऐसा नहीं है। उनमें क्या होता है दोस्तों, जब तक वे चयनित नहीं हो जाए, जब तक उनका चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वे उनके आगे हाथ फैलाते हैं, राजनेता है। लेकिन जब जीत गए तो निष्ठा और प्रतिबद्धता, काहे की निष्ठा, काहे की प्रतिबद्धता, और सोचते हैं कि 5 साल तो है, 5 साल में कर देंगे। तो दोस्तों ये जो है समस्या, वो आम जन में विश्वास को कम करती है, राजनीतिक विश्वास को कम करती है, और फलस्वरूप जो राजनीतिक विकास है उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद आती है सहभागी की समस्या, सहभागिता की समस्या। दोस्तों जब अविश्वास की प्रणाली पनपने लगती है, तो पार्टिसिपेशन, जो सहभागिता है, जो भागीदारी है, उसका स्तर घटने लग जाता है। उनका मतलब ये होता है कि हम मताधिकार का प्रयोग करें या चाहे नहीं करें, हमारे विकास तो होता नहीं है, क्योंकि ये पूर्वानुमान लगा लेते हैं लोग। क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए आजकल नोटा बटन दबाते हुए उनकी अंगुलियां थर्राती नहीं है, उनकी कांपती नहीं है, जबकि एक बड़ी ही मजबूती के साथ वो नोटा को, बटन को दबाते हैं। इस वजह से दबाते हैं कि कौन नृपो हमें क्या हानि, कोई भी बैठा हो, कोई परिवर्तन तो होना नहीं, कोई भी हो महंगाई घटने वाली तो नहीं, कोई हो रुपए का स्तर ऊपर आने से तो रहा। दोस्तों ये जो अविश्वास है ना आम जन का, वो राजनीतिक विकास की जड़ों को अंदर तक खोखला कर रहा है। वितरण की समस्या, इस समस्या का संबंध लोक कल्याण की मांग से होता है। लोक कल्याण की मांग राज्य व्यवस्था आय, धन व अवसर आदि का पुनर्वितरण करे, घरेलू समाज के दबाव से आती है। दोस्तों होता क्या है, वितरण की समस्या। वितरण क्या होता है, आय का समान वितरण, बेरोजगारी, रोजगार, आरक्षण, सामाजिक असंतुलन, राजनीतिक असंतुलन, ये ऐसी कड़ियां हैं जो कि राजनीतिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करती, उसे शुरू होने से पहले ही गर्त में डाल देती है। तो दोस्तों ये समस्याएं हैं जिनके समस्याओं के समाधान से हम राजनीतिक विकास की दिशा में एक अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों अन्य समस्याएं कौन कौन सी है, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्याएं। दोस्तों जब वृद्धि की बात आती है तो काहे की वृद्धि, कहां से आएगी वृद्धि, क्योंकि जब उनका नेता जो कुर्सी पर बिठाया जा रहा है उसकी शैक्षिक योग्यताएं ही 5th या 6th क्लास है, तो क्या सोचेगा, क्या भले बुरे के बारे में सोचेगा। उन्हें पता ही नहीं है कि अंगूठा कौन सा लगता है, जो इस कदर निरक्षर है कि उन्हें पता ही नहीं है कि शिक्षा का मोल भाव क्या है, क्या मूल्य है। तो दोस्तों कोई भी प्रतिबद्धता नजर नहीं आई। उसके बाद है समानता लाने की समस्या। दोस्तों समानता लाने के चक्कर में हम वोट बैंक को सुदृढ़ बनाते चले जाते हैं। दोस्तों एक वक्त था जब देश स्वतंत्र हुआ और आरक्षण की जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ तबके ऐसे थे जो गरीब थे, उनको बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन दोस्तों उसके बाद यह हुआ कि वोट बैंक की राजनीति को अपनाने के लिए ही उसे एक मोहरा बनाया जाने लगा और समानता कहीं नजर ही नहीं आई। दूसरा दोस्तों लैंगिक असमानता जो है राजनीतिक क्षेत्र में आज भी परिलक्षित हो रही है भारत जैसे राष्ट्र में, जहां की वैदिक संस्कृति बहुत ही सशक्त और बहुत ही गुणी रही है, बहुत स्वस्थ रही है महिलाओं के विकास और महिलाओं के कल्याण के लिए। लेकिन आज का जो युग है उसमें यदि महिला सीट है
तो जीती तो महिला ही जाएगी, लेकिन उसका कार्यभार उनके जो है पति हैं वो संभालते हैं। तो कहां समानता आई? समान वितरण कुछ तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद है वैभव या वैधता प्राप्त करने की समस्या। दोस्तों, राजनीतिक दल बना लिए जाते हैं लेकिन वैधता नहीं मिलती है। ऐसा हमारे हाल ही के वर्षों में उदाहरण देखे जा सकते हैं। उसके बाद है आधुनिकीकरण की समस्या। दोस्तों, वापस वही बात आती है। दोस्तों, पढ़ा लिखा इंसान आधुनिकीकरण की बात करेगा, लेकिन दोस्तों यदि अक्षर ज्ञान है, मात्र नाम लिखना ही आता है, भंवर लाल क्या होता है वो नाम लिखना, श्याम लाल क्या होता है बस ये नाम लिखना सीखा, तो हम आधुनिकीकरण की बात कर ही नहीं सकते। दोस्तों, ये हमारी सोच को परिलक्षित करती है शिक्षा। हम किस कदर सोचते हैं, हमारे मानवीय मूल्य क्या है, हमारे सामाजिक मूल्य क्या है और हमारे राजनीतिक मूल्य क्या है, ये हमारी सोच को परिलक्षित करती है। उसके बाद बात आती है राजनीतिक विकास के 5 कारक कौन से हैं, जो ये बताते हैं कि ये हैं वो राजनीतिक के कारक हैं। दोस्तों, पहला है राजनीतिक व्यवस्था के सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति क्या है। दोस्तों, अमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समस्याओं का सामना कैसे करती है। क्या हर वक्त आपातकाल लागू किया जाता है? क्या अस्थिरता से घबराकर किसी दूसरे राष्ट्र की मांग में घुस जाते हैं, या हम घबराकर देश छोड़कर भाग जाते हैं, या हम जनता को उसके किए पर, उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर हम दिवालियेपन का स्वांग करते हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसा है तो आपने पहले गद्दी धारण ही क्यों की? यही करना था जनता के साथ, तो उनका विश्वास क्यों जीता और क्यों उनके साथ खिलवाड़ किया? दूसरा है व्यवस्था के संसाधन। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न परिस्थितियों में चलती है, तो उसमें क्या होता है, विभिन्न व्यवस्था होती है संसाधनों की, जैसे करों की चोरी। देखिए, राजनीतिक विकास कैसे होगा? जब उसमें अर्थ जगत की ओर से व्यवस्था होगी, आर्थिक विकास होगा, तभी तो राजनीतिक विकास हो पाएगा। दोस्तों, कई ऐसे दल हैं जो आज बहुत अच्छे दलों की श्रेणी में थे कभी, लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति इस कदर है कि वे खुद का पेट नहीं पाल सकते, तो विपक्ष का काम क्या करेंगे? किस कदर अपने विपक्ष की अहमियत को दर्शाएंगे? किस कदर वो विपक्ष में बैठकर सुझाव देंगे? क्योंकि उन्हें बोलने का अधिकार तक नहीं दिया जाएगा, या उन्हें खरीद लिया जाएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी को पता है कि उनके पास अर्थ की कमी है और अर्थ के बदले सब कुछ खरीदा जा सकता है। दोस्तों, ये ऐसी स्थितियां हैं कि संसाधनों की कमी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। उसके बाद है अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में विकास होना। अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का विकास आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाला विकास भी है। राजनीतिक विकास पर कार्यभार की सीमा अन्य घरेलू सामाजिक व्यवस्थाओं व अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की क्षमताओं पर निर्भर करती है। जैसे कि जब एक अर्थव्यवस्था नवीन क्षमताओं, उत्पादन व वितरण की नवीन प्रणालियों को विकसित करती है, तो राजनीतिक व्यवस्था पर सार्वजनिक कल्याण के लिए मांगे उल्लेखनीय रूप से कम हो सकती है। दोस्तों, यदि अधिक कार्य किया गया, नवीन क्षमताओं को उत्पादन व वितरण की नई प्रणालियां उत्पन्न की गई, तो मांग घटती है, क्योंकि सही समय पर वितरण कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि कई बार असमानता देखने को मिलती है। दोस्तों, भाई भतीजावाद हो गया, जातिवाद हो गया, ये सभी इसी की समस्याएं हैं। जो वितरण है वो नहीं हो पाता है सही ढंग से, समान वितरण नहीं होता है, चाहे वह आमजन के लिए वस्तुओं का हो या शक्ति का हो या
मताधिकार के अनुसार उनकी जो क्षमता है या उनकी मांगे हैं उनके अनुरूप खरा उतरने की बात। उसके बाद आती है राजनीतिक व्यवस्था का कार्यात्मक ढांचा कैसा है। दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था का अपना कार्यात्मक ढांचा भी राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे कि कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपेक्षाकृत मांग व समर्थन के उतार चढ़ाव से अच्छी प्रकार से निपट सकती है। दोस्तों, एक एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे एक ऐसे राष्ट्र का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे, जहां के लोगों को वहां की सरकारें, वहां की सरकार तथा कथित सरकार रोटी कपड़ा और मकान मुहैया करवाने में असक्षम है, फिर भी आतंक को बढ़ावा देने के लिए आमादा है। बिक जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा होता है तो राजनीतिक विकास ही नहीं, राष्ट्र के विकास का भी अधोपतन होता है और राष्ट्र गर्त में चला जाता है, पतन के गर्त में गिर जाता है। दोस्तों, यह कार्यात्मक ढांचा है। दोस्तों, हमारे यहाँ जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। तो दोस्तों, प्रजा की सुनी जाती है, उन्हें अधिकार है कि वे जरूरत पड़ने पर आपातकाल की व्यवस्था को बुलावा दे दें या मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे भी तैयार कर दें। यह प्रजातंत्र का ही अधिकार है। लेकिन जहां निरंकुश सैनिक शासन प्रणाली है, वहां पर सारा कुछ आतंक के हवाले कर दिया जाता है और उसी के अनुसार शासन चलाया जाता है। दोस्तों, मैं एक चीज और बता दूं, जहां आतंक का साया है वहां पर शिक्षा की बजाय, राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने की बजाय आतंक पर अधिक खर्च होता है, क्योंकि उनसे अपने पड़ोसी राष्ट्रों की राजनीतिक विकास की व्यवस्था वो देखी नहीं जाती। वो चाहते हैं कि इसके राजनीतिक विकास को कैसे गड़बड़ाया जाए और कैसे उसमें प्रदूषित तत्वों का मिलान किया जाए। उसके बाद बात आती है राजनीतिक विशिष्ट वर्गों की अनुक्रियाएं। ये वो चीजें हैं जो दर्शाती है राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौती के प्रति राजनीतिक विशिष्ट वर्गों की अनुक्रियाएं भी राजनीतिक विकास को प्रभावित करती है। जो अन्य राजनीतिज्ञ है, जो राजनीतिक विद्वान है, उनका यदि योगदान रहे तो राजनीतिक विकास स्वतः हो जाएगा, क्योंकि उनके जो विचार है, जो मत है, उनका उपयोग किया जाता है। वो तभी किया जाता है जब आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता है, और ऐसा महज लोकतंत्र में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि ऐसा है तभी वहां पर राजनीतिक विकास की कुछ संभावनाएं नजर आती है। दोस्तों, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर वक्त हर जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के अलावा कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पर सोच विकसित करने के लिए मताधिकार का उपयोग करने की अधिकार है, जहां व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार मताधिकार का उपयोग कर सकता है, जहां व्यक्ति चाहे उसे वोट दे सकता है, वो चाहे तो नोटा दबा सकता है, चाहे घर से नहीं निकले तो उसकी मर्जी है। दोस्तों, ये है कारक जो कि प्रभावित करते हैं राजनीतिक विकास को। अब हम जान लेते हैं राजनीतिक विकास कहते किसे। ये तो मान लिया हमने, राजनीतिक विकास तो जान लिया। राजनीतिक विकास के सूचक हमें जानना है आज का, द इंडिकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, हमें यह जानना जरूरी है कि राजनीतिक विकास के सूचक क्या हैं। उससे पहले जानना भी जरूरी है कि राजनीतिक विकास के सूचक कहते किसे। तो दोस्तों, सूचक क्या है, विकास के सूचक क्या है, इसे हम आज जान लेते हैं। उसके बाद हम उन सूचकों को जानेंगे, उन संकेतकों को जानेंगे, उन इंडिकेटर्स को जानेंगे जो ये तय करते हैं कि उस राष्ट्र में राष्ट्रीय विकास कितना हो रहा है, राजनीतिक विकास किस कदर हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है। दोस्तों, पहला तो परिभाषा यही है कि जो कारक राजनीतिक विकास की दशा व मात्रा को प्रकट करते हैं वे राजनीतिक विकास के सूचक कहलाते हैं। दोस्तों, वे तत्व जो दर्शाते हैं कि राजनीतिक विकास की दिशा क्या है, क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव, अधोगामी है, ऊर्ध्वगामी है।
सही है, गलत है, और किस मात्रा में हो रहा है। दोस्तों, यदि राष्ट्र में सब शांति, अमन, चैन, स्थिरता, खुशहाली है, चैन है, अमन चैन है, राम राज्य है, तो यह माना जाता है कि उस देश में जो अर्थव्यवस्था का विकास या राजनीतिक विकास है, उसकी दशा और दिशा दोनों उन्नत है, वो सही दिशा में विकास कर रहा है देश है, राजनीतिक विकास उत्तरोत्तर हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जिन देशों में मध्यावधि चुनाव की आए दिन समस्या बनी रहती है, पब्लिक है वह हर रोज सत्ता के मंच को उखाड़ फेंकने के लिए आमादा रहती है, वह राजनीतिक विकास नहीं, वह राजनीतिक हवास देखने। क्योंकि दोस्तों, उन्हें जनता की परवाह नहीं है। इसका उदाहरण है, जब रोम जल रहा था तो रोम का शासक नीरो बंसी बजा रहा था। बंसी बजाने का मतलब खुशहाली मना रहा था। उसे कहा गया कि लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसने क्या कहा पता है क्या? उसे पता ही नहीं गरीबी क्या होती है, तो उसने कहा टमाटर खाइए। यह है राजनीतिक व्यवस्था अन्य देशों, रोम जैसे राष्ट्र। दोस्तों, ऐसी जगह है राजनीतिक व्यवस्था का विकास किस दशा, किस मात्रा और किस दिशा में होगा, वो स्वयं परिभाषित है। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक विकास के हवास के कारक कौन से हैं। दोस्तों, जो कारक राजनीतिक विकास की गति या दिशा को अवरुद्ध करते हैं, वे कारक राजनीतिक हवास के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, एक तो होता है प्रगति, उन्नति, एक होता है अवनति, अवगति। दोस्तों, क्या होता है? प्रगति अच्छाई की ओर द्योतक कहें, और अवनति या अधोगति यह हानिकारक तत्वों की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों, जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ प्रदूषित तत्व घर कर जाते हैं, तो वह व्यवस्था राजनीतिक हवास की स्थिति मानी जाती है, और सारे इंडिकेटर्स हैं वो उसके परिचायक होते हैं। तो दोस्तों, पहले हम उन इंडिकेटर्स को जानेंगे जो कि राजनीतिक विकास की बात करेंगे, जो राजनीतिक विकास को गारंटी देते हैं कि यह राजनीतिक विकास हो रहा है, इसे सही साबित कर सबूत है उसके। तो जान लेते हैं प्रादेशिक अखंडता। दोस्तों, एकता व अखंडता किसी भी देश की प्रमुख राजनीतिक विकास की पहली सीढ़ी है। यदि दोस्तों देश में अखंडता, एकता, समानता, अनेकता में एकता है, तो वह राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से अधिक विकसित होगा या विकासशील होगा। दोस्तों, माना कि किसी देश में बाहरी हमलों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन दोस्तों बाहरी ताकतें वहां की जो आंतरिक ढांचा है, संरचना, उसको खंड खंड करने के लिए अपनी चाल चलेगी। और दोस्तों, जैसा कि हमारी गुलामी के समय का है वक्त था, फूट डालो और राज करो, और हम इसके शिकार होते गए, और हमारी अखंडता तो बिखरती गई, और हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह औपनिवेशिक अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गई, और उन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा, और हमारी राजनीतिक व्यवस्था का जो विकास होना था वह धूमिल हो गया, और हमें दास्ता की वो बेड़ियां स्वीकार करनी। दोस्तों, अखंडता उस चीज का नाम है जो सहकारिता की भावना में विश्वास करती है। प्रादेशिक अखंडता, दोस्तों राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी दलों को एक होकर सोचना पड़ेगा, तभी हमारी अखंडता अक्षुण्ण बनी रह सकती है। अन्यथा दूसरे देश हमारे जो विकास है उसे जलते हैं, वह देखते कि अरे भारत जैसा राष्ट्र कोविड से उभर गया, तो उसे कैसे नीचे दिखाया जाए, इसकी राजनीतिक व्यवस्था की चूल्हे कैसी हिलाए जाए, उसमें लगे रहते हैं। तो दोस्तों, जरूरत है तो एक मंच पर आकर साझा मंच कर इस बात की ओर सोचना कि हमारे प्रादेशिक अखंडता, जो हमारी दलीय अखंडता,
जो हमारे देश की एकता व अखंडता है उसको कैसे कायम रखा जाए। उसके बाद बात आती है राष्ट्रीय एकीकरण। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तो हमारा जो मानचित्र वो इतना बड़ा नहीं था। दोस्तों, उस समय की मांग थी कि एकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों, हर कोई राज्य अपने आप में एक राष्ट्र घोषित करना चाहता था खुद को, भला हो उस 5 फुट 3 इंच के, लेकिन उतना ही भव्य उसका व्यक्तित्व, उतना ही शानदार उसका व्यक्तित्व जिसे लौह पुरुष सरदार पटेल कहा गया। उन्होंने गृह मंत्री का पद संभालते ही राष्ट्रीय एकीकरण की बागडोर अपने हाथों में ली और जितना राजनीतिक विकास उस लौह पुरुष के समय हुआ उतना आज तक न तो किसी देश का हुआ और न होगा जिसने बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय एकीकरण की ऐसी मशाल जलाई जिसके प्रकाश में जुगनुओं की तरह है सारे के सारे राष्ट्र एक में होने को एक मंच पर तैयार हुए। दोस्तों, यही राजनीतिक विकास की अवधारणा थी। उन्होंने कहा कि मेरा पहला लक्ष्य है राजनीतिक विकास करना। जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था है वो शक्ति विहीन हो गई है, उसे एकीकरण के माध्यम से, एकजुट करने के माध्यम से उसे पूर्ण शक्तिशाली बनाना और राष्ट्रीय विकास के पथ पर ले जाना। उसके बाद बात आती है राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। दोस्तों, आम जन की राजनीतिक भागीदारी कितनी है? दोस्तों, एक तो होता है कि सरकार ने जो भी महंगाई बढ़ाई, ठीक है, चलेगा, जो टैक्स लगाए चलेगा, जो भी हमारे ऊपर सितम किए चलेगा। लेकिन दोस्तों, यदि यह होता तो देश आज तक आजाद नहीं होता। हम आज भी स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़े रहते, क्योंकि हमारी भागीदारी नहीं थी राजनीति में। और दोस्तों, राजनीति की भागीदारी को सुनिश्चित करने के चक्कर में हमारे सेनानियों के कतई मंजूर नहीं था कि राजनीति हमसे दूर हो, राजनीति का क्षेत्र हमारे से दूर हो। तो उन्होंने, नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आजादी विचारों की, यह आजादी राजनीतिक आजादी, यह आजादी सोचने की आजादी थी। सोचने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी में ही निहित है राजनीतिक विकास। दोस्तों, जब बोलने का अधिकार होगा तभी तो भागीदारी सुनिश्चित होगी। भागीदारी सुनिश्चित होगी तो हम अच्छे और बुरे का भेद कर पाएंगे कि राजनीतिक विकास में कहां हमारी भलाई और कहां हमारी बुराई है। उसके बाद मताधिकार में वृद्धि। दोस्तों, पिछले 1 दशक से देखा जा रहा है कि लोगों की मताधिकार में जो रुचि है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है। जो प्रतिशत है मताधिकार को दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है और इस कदर डाउन होता जा रहा है कि वो एक सोचनीय विषय बन चुका है। दोस्तों, जो चाचा नेहरू ये कहते फिरते थे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, धरती है बलिदान। दोस्तों, हम जब ये मताधिकार का उपयोग नहीं करते तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमें जो ये राजतंत्र मिला है, ये जो लोकतंत्र मिला है, वह कितने बलिदानों का परिणाम है और उसको हम जाया कर रहे हैं। हम चिलचिलाती धूप है यह कहकर मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं हमारे। और उन जो हमारे देशभक्त थे, जो सेनानी थे, उन्होंने क्या किया था? सीने पे गोलियां खाई थी। धूप से तो कम था वो, या ज्यादा था? धूप से ज्यादा असहनीय पीड़ा थी। और आज हम थोड़ी सी धूप हुई, थोड़ी सी बारिश क्या हो गई, मताधिकार नहीं करना है, बाहर कौन जाए? अरे मेरे एक अधिकार से, मताधिकार से या वोट देने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। यदि आप वोट नहीं देते तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है कि मेरे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तब तो हम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बहसों में भाग लेते हैं, बड़ी वाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे देश में फला है, ढीमका है, ये है, वो है। और आपको पूछा जाए, आपकी अंगुली को, निशान को देखा जाए तो बड़ी शर्म महसूस होगी कि आज तक आप
38 ईयर के हो चुके हैं कई युवा, लेकिन उनके अंगुली पे आज तक मताधिकार की स्याही का निशान नहीं लगा है। तो किस राष्ट्रीय विकास, किस राजनीतिक विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों? जो अपेक्षाएं युवाओं से है, क्योंकि दोस्तों भारत ही युवा राष्ट्र की फहरिस्त में सबसे पहले, क्योंकि यहां की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा। तो दोस्तों उसी की स्थिति सोचनी है। वो सोचते हैं वोट देने में समय गंवाएंगे, इतनी देर में तो 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिता लेंगे। दोस्तों काश एक ऐसा दिन होता कि सोशल मीडिया का उपवास होता और हम मताधिकार के लिए घर से निकलते। दोस्तों यह उपवास एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमें या सरकारों को कंपल्सरी लागू करना पड़ेगा 1 दिन का सोशल मीडिया उपवास, तभी मताधिकार के लिए प्रेरित हो पाएंगे युवा। अन्यथा अन्य राष्ट्र खिल्ली उड़ाएंगे और वो हमें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद बात आती है जनसंचार की स्वायत्तता। दोस्तों मीडिया की स्वतंत्रता किसी भी राजनीतिक विकास के लिए एक हथियार का काम है। दोस्तों प्रेस को किसी भी राष्ट्र का, जनतंत्र का, लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा गया है। लेकिन चौथा पिलर होते हुए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण जितना पहला पिलर है, क्योंकि यदि यह नहीं हो तो जो लोकतंत्र का महल है वह भर भराकर गिर जाएगा और उसकी जो है, उसका जो अवशेष है वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों प्रेस ही वह शक्ति है, वह पावर है जो कि उनकी उच्छृंखलताओं पर, उनके भ्रष्टाचार पर, उनके जो कांड है उन पर रोक लगाने के लिए शक्ति का उपयोग करती है। वो कलम रूपी तलवार की सहायता से उन राजनीतिक बीमारियों का इलाज करती है जो कि आए दिन शीश उठाए खड़ी रहती है। चाहे वो ऑपरेशन दुर्योधन हो, चाहे ऑपरेशन तहलका हो, किसी भी तरह का हो, प्रेस राजनीतिक विकास में, राजनीतिक मूल्यों की स्थापना में अपना अहम योगदान देता रहा और देता रहेगा। उसके बाद दोस्तों जनतंत्र में यदि जनसंचार की स्थिति क्लियर नहीं होगी तो दोस्तों कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है, निरंकुश तंत्र है। वहां पर मीडिया में वही दिखाया जाएगा जो राजा चाहेगा, जो वहां का शासक चाहेगा। वहां की स्थिति देख लीजिए आम जनता की, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। वही कार्यक्रम दिखाए जाएंगे जो वहां का शासक चाहेगा, वही कपड़े पहने जाएंगे जो कि शासक चाहेगा, क्योंकि मीडिया को इन चीजों को बाहर लाने का अधिकार नहीं है। मीडिया को बोलने का अधिकार नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। यदि किया तो शाम को सूली चढ़े हुए मिलोगे या बम के गोले की जगह आपको उड़ा दिया जाएगा। ये स्थिति है दोस्तों। तो किसी भी देश में मीडिया को जितनी स्वायत्तता है, जितनी स्वतंत्रता है, वह देश उतना ही राजनीतिक विकास के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। उसके बाद बात आती है स्थानीय शासन की स्वायत्तता। स्थानीय शासन, पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, समितियां, ग्राम पंचायत, दोस्तों इनको जितनी आजादी होगी कार्य करने की, राजनीतिक विकास उतना ही अधिक होगा। क्योंकि जो नीचे का स्तर है, स्थानीय प्रशासन है, वहां पे तो पंचायतें, पंचायत समितियां यही काम करती है, वो आम जन से सीधे जुड़ी हुई है। यदि दोस्तों वो स्वतंत्र होगी तो वो खुलकर जन कल्याण का कार्य कर पाएगी और उनसे ज्यादा घुल मिल पाएगी आम जन से, और उन्हें बता पाएगी समय समय पर कार्यक्रम आयोजित कर कि राष्ट्र में भागीदारी दर्शाने का क्या फायदा है, और यदि हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ है। दोस्तों यदि वो स्वतंत्र नहीं होगी स्थानीय शासन की संस्थाएं, तो दोस्तों राजनीतिक विकास तो दूर की कौड़ी हो जाएगी। और राजनीतिक विकास जो हम बात कर रहे हैं वो खाली दिवा स्वप्न बनकर रह जाएगा, क्योंकि ग्रास रूट पर कार्य करने से ही राजनीतिक विकास रूपी
वृक्ष की जड़ों को सींचा जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। क्योंकि कहा गया है जो तू सेवे मूल को फले फूले आधार। मूल कौन सा? जड़। जड़ किसकी? राजनीतिक विकास की। और उसमें जड़ कौन देगा? यदि स्थानीय स्वशासन उसके मूल को सींचने का कार्य करेगा तो राजनीतिक विकास स्वतः है विकास करेगा। उसके बाद बात आती है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दोस्तों, अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें संपूर्ण शक्तियां शासक के हाथों में होती है। एक शासक, एक राष्ट्र, मतलब उसकी किसी की नहीं चले। तो क्या होता है? लोग डर के मारे अपने मताधिकार का उपयोग किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में करते नहीं और उसी के पक्ष में निर्विरोध चुन लिया जाता है। तो दोस्तों, जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, लोगों में अलग सोच विकसित नहीं होगी और वे उसी के जो कि वह सत्तासीन है, जो कि निरंकुश तंत्र है, उसी के गुलाम बनकर रह जाए। उसके बाद बात आती है जनता की सक्रिय भागीदारी। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना ही जनता की सक्रिय भागीदारी नहीं है। यह अधिकार है हम, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। मैं क्यों बोलूं? जब कोई और नहीं बोलता तो अरे भैया, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि अच्छी बात है तो एकला चलो, अकेले चलो, देखते हैं क्या नहीं होता है। यदि आप सही राह पे अकेले चल रहे हो तो पूरा समाज आपके साथ चल पड़ेगा, जनता की सक्रिय भागीदारी हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप किसी मुद्दे को उठाते हैं तो शुरू में आपका विरोध होगा, लेकिन धीरे धीरे आपसे लोग जुड़ते जाएंगे और वह भागीदारी एक विशाल समाधान का रूप लेगी और राजनीतिक विकास उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलता जाएगा। जनता की भागीदारी तय करने का मेन समाधान मैं बता रहा हूं मुख्य है कि उनकी सुनी जाए, उनके अनुरूप उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जनता ही वह शक्ति है जिन्होंने आपको चुनकर वहां बिठाया है और जनता की महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं पर आपको खरा उतरना, तभी जनता की भागीदारी आप में बढ़ पाएगी। अन्यथा जनता विमुख होते हुए भी देर नहीं लगाएगी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि राष्ट्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो राजनीतिज्ञों को उनके विषय में सोचना होगा, तभी राजनीतिक विकास हो पाएगा। उसके बाद बात आती है कानून का शासन। दोस्तों, जहां अंधविश्वास का शासन है, जहां निर्कुंज शासन है, वहां पे कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। कानून का शासन है ना, जैसे भारत में है, कानून सबके लिए समान है। चाहे एक राजा ने चोरी की है उसके लिए भी समान है, और चाहे एक गरीब ने चोरी किया तो दोनों के लिए कानून सेम है, समान है। आपके अधिकारों की सुरक्षा कानून कर रहा है, इससे ज्यादा और राजनीतिक विकास क्या हो सकता है? कई देशों में बोलने का अधिकार नहीं है। आपने जबान उठाई, आपने आवाज उठाई, या तो आपकी जबान काट दी जाएगी या शाम तक आपकी काट दी जाएगी। तो दोस्तों, युवा को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है। दोस्तों, उसकी स्वतंत्रता के लिए कानून का होना जरूरी है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, तभी दोस्तों देश में विकास की लहर आ पाएगी, राष्ट्र राजनीतिक विकास की हम बात कर पाएंगे। दोस्तों, कानून वह शक्ति है जो कि लोगों में भय के साथ साथ विश्वास को भी एक लहर लाती है या विकास को भी उत्पन्न करती है। उसके बाद है विधायिका की प्रभावशाली भूमिका। विधायिका, जो राष्ट्र की विधायिका है, उसका राजनीतिक विकास में अहम योगदान है, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है, वही तो नियम बनाती है, वही कानून बनाती है, वही लोगों की महत्वाकांक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, यदि किसी राष्ट्र की विधायिका या जो पावर है, जो दल जो आज पदासीन है, वो जितना सशक्त होगा वो उतनी ज्यादा जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगा। उसके बाद है कई सूचक आवाज के भी है जो हानि पहुंचाते राजनीतिक विकास को, तो हम उनको संक्षिप्त में जान लेते हैं। वो है चुनाव में हेरा फेरी। दोस्तों, क्या होता है, बैलेट पेपर की मशीनें चेंज कर दी जाती है, या जो ईवीएम मशीन है उन्हीं में घालमेल कर दिया जाता है, उनमें जो सॉफ्टवेयर है उनको बदल दिया जाता है, या
जो मतपेटियां है वो बदल दी जाती है। दूसरा है उग्र व हिंसात्मक प्रदर्शन, आए दिन हड़ताल होना या सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर कर देना, जैसा कि फ्रांस में हुआ, वहां का शासक भाग छूटा लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़कर। राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह का विघटन, राजनीतिक दल जो कि पहले एक थे और शासन अच्छा चल रहा था, लेकिन निजी स्वार्थों के चलते उन्हें विघटन हुआ और अलग अलग दल बन गए और लोगों का विश्वास किसी में नहीं रहा। उसके बाद बात आती है राजनीतिक दल बदल। दोस्तों क्या होता है, यदि आपने किसी की नहीं सुनी तो क्या करेंगे, वो दल बदल लेंगे कि वो हमें पार्टी की टिकट दे देगा, वो हमें दे देगा। दोस्तों ये हमारे स्वयं स्वार्थ है, उसके आगे, निजी स्वार्थ के आगे हम किसी का समग्र जो है भलाई उसको नहीं देखते हैं। उसके बाद बात आती है कानून के शासन का अभाव। कानून के शासन का अभाव मतलब वहां पर महज निरंकुश तंत्र है, एक व्यक्ति एक शासन, वो है कि जो व्यक्ति एक ने कह दिया वही सबके लिए मान्य होगा। उसके बाद बात आती है भ्रष्टाचार में अव्यवस्था। दोस्तों जब राजनीति में भ्रष्टाचार घर कर जाता है तो राजनीतिक व्यवस्था राम राज्य की नहीं रावण राज हो जाता है वहां पर, और दोस्तों वह राम राज्य हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में चला जाता है। दोस्तों राजनीतिक हत्याएं आए दिन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में राजनीतियों की हत्या करना स्वच्छ राजनीतिक विकास के लिए बाधक तत्व है। जो अच्छा काम कर रहा था उसकी रातों रात हत्या कर दी जाती है, जो आवाज उठाता है उसकी सुबह 2 टुकड़े मिलता है, सड़क पर पड़ा हुआ उसकी लाश मिलती है। तो दोस्तों यह राजनीतिक विकास के लिए कोई स्वस्थ घटक नहीं है। उसके बाद आती है असहमति और विरोध का दमन करना। दोस्तों यदि कोई जनता का समूह है असहमति दर्शाता है या ये कहता है कि विरोध किया जाता है किसी व्यवस्था का, तो उसे दबा दिया जाता है गोलियां चलाकर, लाठियां बरसाकर। तो दोस्तों यह राजनीतिक विकास तो नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद है शासकों की पूजा करना। दोस्तों जिन राष्ट्र में शासकों की पूजा होती है और कानून धरे रह जाते हैं, वहां पे राजनीतिक विकास दूर का ढोल है, वहां पे राजनीतिक विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे शासक की पूजा है, लोग उसी के भरोसे जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने आज जाना कि राजनीतिक विकास क्या है आखिर और राजनीतिक विकास के सूचक कौन से हैं। दोस्तों आप भी एक युवा है, दोस्तों आपको यह अधिकार है कि आप मताधिकार का उपयोग करें और राजनीतिक विकास है उसमें अपना योगदान दें। दोस्तों उन सेनानियों के योगदान को कभी मत भूलना जो बलिदान हो गए, जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए इसके लिए कि मेरा देश आजाद हो, वहां पर राजनीतिक विकास हो, वो गुलामी की जंजीरों से निकलकर एक राजनीतिक विकास के पथ पर चले। दोस्तों हम एक छोटी सी धूप के चलते हम ये निर्णय ले लेते हैं कि मेरे मताधिकार से क्या होगा, मेरे को नहीं जाना मताधिकार। तो दोस्तों उन गोलियों की तो क्या ही कहना जो उन्होंने सीने पर खाई थी। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आर्थिक विकास के लिए अपना योगदान जितना हम दे सकते हैं वो देना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति ही कल का भारत का भविष्य है, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी और एक राजनीतिक विकास में भागीदार बनेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों एक चीज और है कि हमें देखना है चैनल को, लेकिन उसे सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन भी दबाना, ताकि हम जागृत होकर लोगों को जगा सके कि परम क्लासेस चैनल में ऐसी बातें आ रही है और इतना अच्छा बताया जाता है। तो दोस्तों आप एक सहभागी की तरह सहभागी की भूमिका निभाइए और राष्ट्र के राजनीतिक विकास में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।